हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज हम देखेंगे क्लास 11th के सिलेबस। यानी कि मैं आपको बताई थी टाइम टेबल, उसके अनुसार आज हिंदी है, तो उसके अनुसार हम आज पहला क्लास पे देखेंगे कि क्या सिलेबस है और हमें क्या पढ़ना है 11th में। चूँकि आपको पता है कि 11th में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होते हैं, 12th में होते हैं, लेकिन 11th का कुछ पार्ट जो है ऐसा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 12th के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 40% और कहीं कहीं पॉलिटी में आप अगर देखिएगा तो 80% 70% क्वेश्चन भी 11th से पूछे जाते हैं। तो हम उसी आधार पर प्रिपरेशन करेंगे ताकि हम 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि अभी से लेके आपके एग्जाम्स तक ये चैनल आपके साथ रहने वाला है, आपको पूरी की पूरी तैयारी कराने वाला है। और इसके साथ ही आप वीडियो को पहले अंत तक देखिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ भी दिख रहा है। और मैं सिलेबस पहले इसलिए लाई कि आपको ये जानना है कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ज़रूरी ये नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपको क्या छोड़ना है। तो आपको 11th में क्या क्या पढ़ना चाहिए, इससे कहाँ कहाँ आपको क्वेश्चंस काम देंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि लॉकडाउन में सारे शॉप्स बंद है तो बहुतों के पास बुक्स नहीं होंगे, तो इसीलिए सिलेबस लाना ज़रूरी है उनको बताने के लिए। और सिलेबस लाने का एक और रीज़न ये है कि एक नज़र देखना, यानी कि इसका मतलब होता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं, आपको जो चीज़ पढ़ना है उसे पहले एक नज़र देखना। आप अपने लाइफ से अगर इसे जोड़ कर देखिए तो आप किसी को मान लीजिए एक नज़र पहली नज़र देखते हैं, एक नज़र तो देखने के बाद मान लीजिए वो चला जाए या चली जाए, तो फिर आपके दिमाग में आता है कि उसे दोबारा देखें, उसके बारे में जानें, उसका नाम पता कहाँ से है नहीं है, आपके मन में ये इंटरेस्ट जगता है। तो यही बात सिलेबस है। आप सिलेबस में भी यही बात सोचिए कि आप अगर इसे एक नज़र देखते हैं, इसके बारे में हल्का फुल्का 0% 1% के बराबर कुछ जानते हैं, तो फिर आपके इंटरेस्ट जगते हैं कि इसके बारे में और जाने हम। तो इसीलिए सिलेबस देखना मस्ट है। आप लोग ज़रूर इसे पूरी तरह देखिएगा और समझिएगा। तो चूँकि आपको पता है कि हिंदी को हमेशा 2 पार्टों में बांटा गया है। हिंदी जो हमें पढ़ना है उसे 2 पार्टों में बांटा गया है। हिंदी लिटरेचर को, ग्रामर तो एक अलग है, हिंदी लिटरेचर जिसे आप हिंदी साहित्य के नाम से जानते हैं, जो आपका कि दिगंत का चैप्टर है, दिगंत का बुक है, उससे अगर देखेंगे तो उसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो गद्यखंड जिसे कहते हैं, और एक काव्यखंड, जैसा कि मैं यहाँ पहले से ही मेंशन भी कर दी हूँ कि गद्यखंड और काव्यखंड। इस गद्यखंड में देखिए क्या क्या पढ़ना होता है। इस गद्यखंड में आपको कहानी पढ़नी होती है, जिसे आप आमतौर पे कहानी ही कहते हैं। उसके बाद निबंध पढ़ना होता है, निबंध। फिर चरित्र पढ़ना होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के चरित्र जो उसके बारे में वर्णन किया गया है, तो वो चरित्र पढ़ना होता है। उसके अलावा उपन्यास, जिसे नॉवेल कहते हैं आप लोग, उसका एक पार्ट दे दिया जाता है। उपन्यास जैसे कि मैंने 12th के इंग्लिश में पढ़ा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो उसमें बताया कि महात्मा गांधी की एक उपन्यास थी, यानी ऑटोबायोग्राफी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसी से लिया गया एक पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि आपको पता होगा कि उपन्यास की, नॉवेल की मोटी मोटी बुक्स आती है, जिसमें कि पार्ट बाई पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट करके दिया रहता है, तो उसी से कोई एक पार्ट उठा लिया जाता है और यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इस तरह से हमें नॉवेल का एक कोई पार्ट पढ़ना है, जिसे उपन्यास कहते हैं, तो उपन्यास का कोई पार्ट पढ़ना है। तो इस तरह से कहानी, निबंध, चरित्र, नॉवेल, ये सब हमें गद्य खंड के अंतर्गत पढ़ना है। और देखिए काव्य खंड के अंतर्गत क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत पद पढ़ना है, जैसे कि हो गया मीराबाई का पद, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस तरह से संगीत के रूप में जिसे ढाल दिया जाता है, तो वो पद्य पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ कबीर के पद, कबीर के दोहे तो बहुत फेमस है, पद भी है, गाना भी है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो इस तरह से पद्य पढ़ना है। उसके अलावा हमें जो पढ़ना है वो कविता के रूप में, जिसे आप देखते हैं, कविता के रूप में जिसे देखते हैं, जिसमें कि बता दिया जाता है कविता के माध्यम से ही पूरा वर्णन कर दिया जाता है, किसी चरित्र का, किसी स्थान का, किसी व्यक्ति का, इस तरह से पूरा वर्णन किया जाता है कविता के माध्यम से। तो यही काव्य खंड में हमें पढ़ना है, पद्य, कविता, और गद्य खंड में कहानी, निबंध, चरित्र, नॉवेल, ये सब। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर तो आप 11th में मस्ट है कि आप पढ़ जाइए, क्योंकि 11th में जो ग्रामर्स आते हैं वही 12th में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स
में, तो इसीलिए आप ग्रामर तो एकदम मस्ट है कि पढ़ ही लीजिए, ताकि 12th में थोड़ा सा आपको हल्का हो जाए, क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है 12th का भी, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो आप 11th में ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा वक्त आप दे सकते हैं। तो देखिए, आप गद्य खंड की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो है वो है पूस की रात। आप लोगों ने पहले भी इसे पढ़ा होगा, ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद एक गरीब क्राइटेरिया से आते थे और उनके आसपास की जो भी स्थिति होती थी, गांव के किसानों की दयनीय स्थिति, उन सब का ये वर्णन करते थे। जैसे कि मान लीजिए आप हैं और आपके पड़ोस में कोई है, आप उसके सुबह से लेकर रात तक का पूरा 1 साल 2 साल का दिनचर्या को अगर पन्नों में उतार देते हैं तो वही आपका एक उपन्यास बन जाता है, एक लेखन बन जाता है। तो इसी तरह प्रेमचंद जो थे वो अपने आसपास के एक हल्कू नामक व्यक्ति का इसमें चरित्र चित्रण करते हैं, यानी कि उनके बारे में बताते हैं। हल्कू एक गरीब किसान होता है जिसकी की खेत होती है, और चूंकि यहाँ पे वर्णन किया गया है पूस की रात, तो आपको पता ही है पूस में कितनी ठंड पड़ती है, सबसे ज़्यादा ठंड पूस में पड़ती है। तो ऐसे समय में से रात के समय अपने खेतों को जाकर रखवाली करना होता था, और इसके पास कोई कंबल भी नहीं थे, कोई रजाई भी नहीं थी ये ठंड में। उसी तरह से इसका एक कुत्ता था जबड़ा, जिसके साथ कि वो रात में सोकर उसी से गर्मी का अनुभव करता था। तो इस तरह से इसे दुर्गंध भी आती थी, पर इसकी मजबूरी थी। और इसकी एक पत्नी थी मुन्नी, जो कि 3 रुपये जमा की थी कंबल के लिए, लेकिन उसी समय साहूकार आ जाता और इससे कंबल ले लेता, और अंत में ये पैसे ले लेता, और अंत में यह होता है कि सारा खेत नीलगाय चढ़ जाता है और हल्कू खुश हो जाता है, चलो कम से कम ऐसे ठंड में घर में चैन की तो नींद लेंगे। तो इस तरह से इनका वर्णन किया गया है। इससे देखिए क्वेश्चन कहाँ आया है। अभी का जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था 2021 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था, इनमें से किस पात्र ने कहा था कि 3 रुपये तो है, अब इसमें कम्बल खरीदे या साहूकार को दे। तो उसमें 4 नाम दिया था, जिसमें कि एक हल्कू की पत्नी थी मुन्नी का नाम दिया था, तो वो राइट आंसर था। तो इस तरह से देखिए कि आपको कहाँ काम आएगा। प्रेमचंद के बारे में अगर आप लेखक परिचय में जानते हैं सारी चीज़ें, तो आपको कंपटीशन में आगे चल के काम आएगा, 12th में काम आएगा। तो इसीलिए सब एक को पढ़ना, और इसमें क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कहानी पढ़नी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स करना है, क्योंकि यही काम आएगा। क्वेश्चन आंसर तो आप खुद जब स्टोरी पढ़ेंगे तो उसी से निकल कर आएगा। तो इस साल तो क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, 11th में आप सिर्फ कहानी पढ़िए, उसके बारे में जानिए, और जो लेखक के बारे में है वो जानिए। तो देखिए पूस की रात तो जान ली। उसके बाद है दूसरा कविता की परख, ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है कविता की परख। उसके बाद आंखों देखा गदर, ये विष्णु भट्ट गोडसे वरसईकर द्वारा लिखी गई है आंखों देखा गदर। फिर बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, ये कुमार गंधर्व द्वारा लिखा गया है। चूँकि इसमें आपको पता है कि लता मंगेशकर हमारे संगीत के क्षेत्र में जो है एक बेजोड़ गायिका के रूप में रही है, तो इसीलिए कुमार गंधर्व में इसे इनका चरित्र चित्रण किया है बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। फिर चलचित्र, जिसे मूवी भी कहते हैं आप लोग, तो सत्यजीत राय के द्वारा लिखी गई है चलचित्र। उसके बाद मेरी वियतनाम यात्रा, ये भोला पासवान शास्त्री द्वारा लिखी गई। ये एक तरह का यात्रा वृत्तांत है, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बहुत सारे यात्री दूसरे देशों से आए थे, जैसे मोरक्को हो गया, मोरक्को से आया ये अलबरूनी हो गया, और उसके बाद और भी अलग अलग आए हैं, हुएनसांग आए। तो ये सब जो आए हैं तो अपनी यात्रा का वर्णन, यानी कि उन्हें कहाँ कहाँ क्या देखा, उन्हें क्या परेशानियाँ झेलने पड़ी, क्या अच्छी चीज़ें उन्होंने देखी, इन सबको वे पन्नों पे उतार देते हैं, जिसे कि हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। और यही भोला पासवान शास्त्री ने भी लिखा है मेरी वियतनाम यात्रा। ये जब वियतनाम गए थे तो हाँ इनके साथ क्या क्या हुआ, ये क्या क्या देखे, तो उसको पन्नों पर उतार कर इन्होंने एक वर्णन कर दिया मेरी वियतनाम यात्रा के रूप में। तो अब देखिए सातवां है सिक्का बदल गया, ये कृष्णा शोभती द्वारा लिखा गया है, सिक्का बदल गया। और उत्तरी स्वप्न परी हरी क्रांति, ये हरी क्रांति से रिलेटेड है, ये फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक वाक्य है, मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर में। उसके बाद दीक्षांत भाषण, एक दीक्षांत भाषण है, ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई है। सूर्य, ये ओदोलेन स्मैकल द्वारा लिखी गई है सूर्य नामक रचना। भोगे हुए दिन, ये मेहरुनिसा परवेज के द्वारा लिखी गई है भोगे हुए दिन। उसके बाद देखिए 12वां नंबर है गांव के बच्चों की शिक्षा, ये कृष्ण कुमार द्वारा लिखी गई है, जिसमें गांव के बच्चों की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया, उनके अभावों के बारे में वर्णन किया गया। तो इस तरह से टोटल आपको गद्य खंड के मात्र 12 चैप्टर पढ़ना है। 12 चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जब पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर बुक हो तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं, और मैं तो पढ़ाऊँगी ही आपको, नहीं है तो आप आराम से यहाँ
सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब देखिए चलते हैं हम काव्यखंड की तरफ। काव्यखंड की तरफ इसमें क्या क्या है, तो विद्यापति के पद हैं। विद्यापति का नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन इनकी पहले भी आपने 6th-7th में पढ़ी होगी कि ये गंगा जी में स्नान करने इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि मैं जाऊँगा अगर गंगा जी में स्नान करने तो सबसे पहले मुझे अपना पैर ही रखना पड़ेगा और मैं माता में अपना पैर नहीं लगाना चाहता हूँ। तो इस तरह से इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी कविता भी है इनकी। तो कबीर के फिर पद है, मीराबाई के पद है, सहजोबाई के पद है। उसके बाद भारत दुर्दशा पढ़ना है आपको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो इसमें भारत की दुर्दशा के बारे में बताया गया कि भारत कैसी थी। एक समय भारत सोने की चिड़िया थी, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी स्थिति खराब हो गई। उसके बाद देखिए झंकार मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला इनकी उपाधि है। और उसके बाद बहुत दिनों की बात ये नागार्जुन द्वारा लिखी गई है, नागार्जुन द्वारा के बहुत दिनों के बाद। उसके बाद गालिब त्रिलोचन, गालिब के बारे में तो आपने सुना होगा, गालिब की शेरो शायरी सुनी होगी, बहुत अच्छी रहती है। तो गालिब त्रिलोचन द्वारा लिखी गई है। उसके बाद जगन्नाथ केदार सिंह द्वारा लिखी गई, केदारनाथ सिंह। पृथ्वी नरेश सक्सेना द्वारा लिखी गई। और 12वां नंबर है मातृभूमि, जो अरुण कमल द्वारा लिखी गई। तो इस तरह से आपको 12 गद्य का पाठ पढ़ना है और 12 जो है पद्य का पाठ पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड है। अब देखिए व्याकरण में क्या क्या आता है, चूँकि मैं आपको पहले ही बताया कि व्याकरण पढ़ना आपका 11th में है। तो देख लीजिए व्याकरण में सबसे पहले तो वर्ण आएगा, वर्णों के प्रकार आएंगे, वर्णों के उच्चारण स्थान, ये सब मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताऊंगी। उसके बाद देखिए शब्द आपको जानना है, शब्दों के लिंग जानना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उसके बाद वचन जानना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इन सबसे ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इन सबसे बार बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा ही मात्रा में आता है। अब तो चूँकि आपका 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है 12th में कि 100 में कोई 50 बनाना है, तो इन सबसे तो 5-5 क्वेश्चन एक से आ जाते हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में आपको उनमें से चुन चुन के बनाना होता है। उसके बाद रचना के बारे में जानना है, कारक जानना है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध, काके की, अधिकरण में पर जी। तो ये सब आपको जानना है। कारक वाक्य भी जानना है, संधि जानना है, कौन कौन सी संधि है, किस तरह से संधि किया जाता है, समास जानना है, उपसर्ग जो 22 है, प्रोप्राप, समनो, अवनिश, निर्दुष, दुर्बियांग, नियधि, पीति, सूत, अभिप्रति, प्रयोग, ये 22 उपसर्ग का प्रयोग जानना है। कहाँ कहाँ इसका उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल दे, जो आगे लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो पीछे लगकर किसी शब्द का अर्थ बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसे हम बारीकी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अशुद्धियाँ, चूँकि आपको पता है कि हिंदी में अशुद्धियों का कोई स्थान नहीं है, यानी कि आप अगर हिंदी अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, हिंदी पर पूरी तरह पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इन अशुद्धियों को हटाइए। इसके लिए क्या कीजिए, आप हर रोज़ राइटिंग लिखिए। आप ये मत समझिए कि हम 11th में आ गए, 12th में आ गए तो हमें राइटिंग नहीं लिखना है, तो बच्चों का काम है, नहीं। आप हर रोज़ अगर 2 पेज राइटिंग लिखेंगे अपने बुक से, अपने हिंदी के बुक से या अदर कोई सी भी हिंदी के बुक से, तो आपकी क्या होगी कि राइटिंग बहुत अच्छी भी होगी और उसके साथ साथ आप में शुद्धियाँ आएगी। यानी कि आप जो अशुद्धि करते हैं, हर्षीकर, दुर्गीकर, हर्षुकर, दुर्गुकर, बिंदा, कौमा, इन सब में बहुत अच्छा निखार आएगा। तो आप अगर मेरी बात मानते हैं तो आप राइटिंग है कि मस्ट राइटिंग आप 2 पेज जरूर लिखिए हर रोज़। तो इस तरह से इससे आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी। और हिंदी में मार्क्स यहीं कटते हैं, कोमा पे, हर्षिक पे, दुर्गीकर पे मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको मार्क्स नहीं कटवाना है, आपको लिखना है अच्छे से। उसके बाद देखिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे कि 2 शब्द देखिए, जैसे हो गए समान, समान मीन्स बराबर होता है, सामान, सामान मीन्स वस्तु होता है, फन, फन मीन्स कला होता है, फन मीन्स एक नाग का फन होता है, सांप का फन। तो इस तरह से इसमें श्रुति भिन्नार्थक शब्द। फिर विपरीतार्थक शब्द ले लीजिए, जैसे कि अपोजिट वर्ड जिसे कहते हैं या फिर एंटोनिम कहते हैं आप इंग्लिश में, तो ये पढ़ना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द जिसे सिमिलर कहते हैं या फिर साइनोनिम्स कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए मुहावरे पढ़ना है। मुहावरे तो आपने बचपन से अपने घर में भी बहुत सारे सुने होंगे, मम्मी, दादा, दादी सब बोलते रहते हैं। उसके बाद निबंध पढ़ना है आपको, कि निबंध लेखन किस तरह से किया जाए ये मैं बताऊंगी, ताकि आपको 5 में 5 फुल मार्क्स आए। किस तरह से उसका प्लॉट लिखा जाता है, किस तरह से कारण, रीजन, फिर उपसंहार जो भी होता है, मैं सारा आपको बताऊंगी निबंध। उसके बाद पत्र लेखन अंत में आता है, जो कि एक तो एप्लीकेशन हो गया, आप किसी बड़े पदाधिकारी या फिर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल सबको लिखते हैं एप्लीकेशन, और एक कॉमन पत्र जो आप अपने घर में माता पिता को या फिर अन्य किसी दोस्तों इन सबको लिखते हैं। तो इस तरह से पत्र लेखन भी सीखना है हमें, निबंध भी सीखना है। तो ग्रामर का ये कुछ पार्ट है, 17, 18, 9,
19 होंगे। इस तरह से इतने सारे चैप्टर्स पढ़ना है और ये 12 24 हमें पढ़ना है। तो बहुत कम ही है, समझ लीजिए, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और बस आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। और हमेशा मैं जो भी वीडियोज़ डाल दूँगी, जो भी क्लासेज आपको दूँगी, आप उसे कंटिन्यू करेंगे, आप उसे ज़रूर देखेंगे, तभी आप में निखार आएगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, आज तो मैं आपको सारा सिलेबस बता दी, कल से स्टार्ट होंगे चैप्टर वाइज। तो आप पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये सिलेबस देखकर। तो तब तक के लिए घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।